हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में गोटेक प्लस। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क होता क्या है एंड वर्क होता कैसे है एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ द वर्क एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैनी थिंग्स आई विल टेल यू इन दिस लेक्चर। सो लेट स्टार्ट इट नाउ। फर्स्ट इज वर्क। सो इंट्रोडक्शन टू वर्क। Whenever a force makes a body move, then work is said to be done. For doing it, energy is required. मीन्स जब भी कोई भी फोर्स एक बॉडी को मूव करता है तो बॉडी को मूव करने में जब बॉडी मूव हो चुकी है एंड कोई कितना भी डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, कि चाहे कितना भी उसने 1 मीटर कवर किया या 2 मीटर, बट फोर्स के एक्ट होने के बाद उसका जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसके अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट वी विल नो दैट द वर्क इज़ डन। सो नाउ फॉर डूइंग इट, इसे करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी वर्क के अनुसार होती है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, व्हेन वर्क इज डन, वन मीन्स वर्क जब भी होता है एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप, मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो जाती है। कैसे? जब भी कोई वर्क होगा तो वर्क को करने में जितना काम होगा उतनी ही एनर्जी यूज़ होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो जाए, वर्क नेक्स्ट मीन्स वर्क थोड़ा सा, ऐसे नहीं। सो द वर्ड वर्क मीन्स जो वर्क जो शब्द है आप जानते हैं जैसे कि इसका फिजिकल और मेंटली एक्टिविटी है, बट इन फिजिक्स इट इज़ डिफरेंट। ना वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। वर्क जब ही होता है जब कोई भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है। मोशन प्रोड्यूस होता है किससे? फोर्स से। जब फोर्स किसी बॉडी पे मीन्स जब फोर्स किसी बॉडी पे अपना फोर्स प्रोड्यूस करता है, मीन्स एक्ट करता है, तो एक्ट के कारण जो मोशन उसमें प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं वर्क। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे ये ट्रेन है, अलॉन्ग विद द ट्रैक इट्स ट्रैवलिंग एंड द हॉर्स कार्ट पुलिंग द कार इज ऑल्सो डूइंग वर्क। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। ओके, जैसे कि नेक्स्ट थिंग थी द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मीन्स जब भी कोई वर्क होता है फोर्स के द्वारा तो वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका जो बल है, उसका जो जितनी भी मोशन बॉडी में मोशन करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है ऑन दैट, एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जितना भी डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, मीन्स जब फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी। ऑन टू फैक्टर्स द वर्क इज डिपेंड। नेक्स्ट, वर्क इज डन मीन्स व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी is equal to the product of force exerted on the body and the work moved by the body in the direction of force। मीन्स जो वर्क है in a moving body is equal to the product of the force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of motion। वर्क इज द मीन्स वर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। मीन्स वर्क कैसे? जो वर्क करते हैं हम इन द जनरल लैंग्वेज, जब हम वर्क करते हैं तो उसमें जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स इसमें क्या है? एनर्जी। मीन्स फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बाद जो किसी बॉडी को मोशन में लाने में, जब मोशन में आई है तो डिस्टेंस कवर करेगी, ज़रूर करेगी डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस जितना भी कवर करेगी तो उसका मल्टीप्लाई मीन्स उसका प्रोडक्ट एंड द फोर्स प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट इज कॉल्ड द वर्क। जिसे आप फिगर में देख सकते हैं, फोर्स अप्लाई हुआ देन इनिशियल पोजीशन ऑफ मीन्स इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, मीन्स बॉडी की इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन पहुंची किसके द्वारा? फोर्स एक्ट होने के द्वारा। एक्ट होने पर उसने मोशन किया, मोशन होने से उसका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस भी कवर हो गया। सो नेक्स्ट थिंग, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट मीन्स वर्क की यूनिट क्या होती है? जैसे हम जानते हैं वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। जो वर्क है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वर्क। और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। सो वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर, विच इज़ रिटन एज नैनो मीटर। जैसे देख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्या आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
So the work done nanometer. This unit of work is called joule. मीन्स ये यूनिट जो वर्क की यूनिट है इसे हम कहते हैं मीन्स न्यूटन, मीटर को हम क्या कहते हैं जूल. अब न्यूटन और मीटर भी कर सकते हैं इसकी यूनिट एंड जूल भी कर सकते हैं. जो जूल है इसकी ऐसा यूनिट भी है. द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल. जूल जो प्रोनाउंसिएशन है इसका मीन्स रिमेंबर करना पड़ेगा आपको. प्रोनाउंसिएशन इज जूल. जूल इज वर्क एंड 1 न्यूटन इज द फोर्स. मीन्स जो न्यूटन है ये तो न्यूटन है मीन्स ये फोर्स है. इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा ये वर्क. ओके फिर इसी के बाद जो ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल. सो नेक्स्ट थिंग, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मीन्स जितना भी जो फोर्स होगा फोर्स ही एक्ट करेगा, उसमें कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी. बट वाइल फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन. जबकि तो फोर्स है जो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने पर भी उसकी जो मैग्नीट्यूड एंड द स्पेसिफिक डायरेक्शन फोर्स हैज़ गेन. अब मैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस फिगर में बताया है कि जो बॉय इसको पुश कर रहा है वॉल को. और वॉल पुश करने पर वॉल तो पुश नहीं हुई, बट जो फोर्स अप्लाइड हुआ, फोर्स अप्लाइड होने पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मोशन में तो वॉल आई नहीं, मोशन में वॉल नहीं आई, तो वर्क कितना हुआ 0. सो द वर्क इज 0. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मीन्स वर्क जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी means the force of gravity pulls everything towards the surface of the earth. Okay, the surface of the earth. The force of gravity means जो gravity है वो हर ऑब्जेक्ट मीन्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस का पुल करती है. मीन्स सरफेस को पुल करती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस पर. तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. सो whenever work is done against gravity, the amount of work done is equal to the product of the weight of the body and the vertical distance which the body is lifted. इसमें बताया है जो अमाउंट होगा वर्क होने का मीन्स वर्क होने का जो अमाउंट होगा विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस. जितना भी कवर्ड हुआ है उसका वर्टिकल डिस्टेंस. जैसे कि आप देख सकते हैं W की जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है W इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच. अब ये W क्या है, W वर्क है विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑफ अ बॉडी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस. सो M इंटू जी इंटू एच. सो ओके जो W है M इंटू जी इंटू एच. अब जो ये W इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच है, जो M की वैल्यू है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीन्स ग्रेविटी से एक्सेलरेशन. G की जो वैल्यू रहती है मीन्स जैसे कि आप जानते हैं G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड. G की जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट ही रहती है, चाहे उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इट्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. सो 9.8 जो 9.8 है इसकी वैल्यू G की वो सेम ही रहेगी कांस्टेंट. बट इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू कैन यूज इट इन द 10 मीटर पर सेकेंड और 9.8 मीटर पर सेकेंड. इट्स योर चॉइस. ओके नेक्स्ट थिंग, इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसमें पूछा है हाउ मच वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स. मीन्स वर्क जो है वो कितना होगा. हाउ मच वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मीन्स 1 मीटर डायरेक्शन आप डिस्टेंस दिया है, आपको फोर्स भी दिया है. अब डिस्टेंस ऑफ फोर्स में आप फॉर्मूला लगा दीजिए. वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. सो 10 फोर्स है 10 न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज 1 मीटर. सो 10 इंटू 1 10 जूल हो गया इसका आंसर. सिंपल. नेक्स्ट थिंग, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ओब्लिक्वली. अब जो वर्क होता है
बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा, एक्टिंग ओब्लिक्वली, ओब्लिक्वली, ओब्लिक्वली की हिंदी होती है तिरछा, तिरछा, ओब्लिक्वली की हिंदी होती है तिरछा। अब तिरछा कैसे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो इसने फोर्स, इसमें जो डायरेक्शन में जो फोर्स है इसके में, इसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो ग्राउंड के बिल्कुल ही 45 एंगल का, 45 एंगल का फिगर बना रहा है, 45 एंगल बना रहा है। जो एंगल बना रहा है इसके जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मीन्स जो मूवमेंट ऑफ द बॉडी है इज एट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मीन्स एंगल है टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ही अपोजिट, मीन्स अपोजिट में ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दोनों ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। और जो बीच में जो एंगल है इसका, जो बीच में जो एंगल है इसका एंगल थीटा। अब जो एंगल है वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सो इन दिस द कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। जो कार है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ऑन द ग्राउंड, बट द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज मेकिंग सम एंगल विद द ग्राउंड विद OX एंड OA। मीन जो ग्राउंड पे जो एंगल बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ OX एंड OA, वो कोई भी एंगल बन रहा है जो हमें नहीं पता अभी। सो इन दिस केस वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला वर्क इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस टू कैलकुलेट द वर्क। मीन्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। ये जो इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते वो भी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, बट द डिस्टेंस नहीं दिया है इसमें, तो एंगल ही बना रहे हो, तो एंगल के लिए तो फॉर्मूला डिफरेंट है। वी विल टॉक इट अबाउट लेटर। फॉर्मूला फॉर द बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब इसमें आप देख सकते हैं जो इनिशियल बॉडी ऑफ द बॉडी, मीन्स इनिशियल पोजिशन ऑफ द बॉडी मेकिंग अ एंगल, मीन्स एंगल जो बना रही है, एंगल बनाने पर अब ये कौन सा एंगल है ये तो हमें भी नहीं पता। जैसे ही आप जस्ट कंसिडर 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आएगा किसका? ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द एंगल। नेक्स्ट थिंग, द वर्क डन इन पुलिंग द बोट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। जो वर्क, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है ये वाला फॉर्मूला। कैसे? वर्क इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स उसमें यूज ही हो रहा है, और कॉस थीटा, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको थीटा, कॉस थीटा इंटू मीन्स फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस। F is for the force and theta is for the angle between the direction of the force and the direction of the motion, and S is for the distance moved. Next, the theta is the angle between the direction of the motion of the body and the direction of the applied force। जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मीन्स मोशन के डायरेक्शन ऑफ द मोशन के बीच का एंगल है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो नाउ लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? आप जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉब्लम, अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू द डिस्टेंस आपको दिया है 10 मीटर्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टली ये लाइन होती है, एंड फ्लो द स्ट्रिंग हेल्ड इन द चाइल्ड्स हैंड, मीन्स चाइल्ड्स के हैंड में है, तो हैंड तो ऊपर ही होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसके एंगल बन जाएगा। देन द मेक्स एन एंगल, जो एंगल है इसका वो 60 डिग्री with the horizontal surface. If the force applied by the child is 5 Newton, force दिया है आपको, and calculate the work done by the child pulling the toy car। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू, हमने वही वाला फॉर्मूला लगाया। अब जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, एंड द एंगल 60 डिग्री का बना रहा है, एंड द डिस्टेंस इज 10 मीटर। अब इसी का जो फॉर्मूला था वो पुट कर दीजिए, जो W मीन्स वर्क इक्वल्स टू 5 न्यूटन फोर्स इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस, सो 5 इंटू कॉस थीटा 10 इंटू 60। बट जो एंगल है 60 डिग्री का, जो इसकी जो 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0.5। 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0.5। सो पुट दिस वैल्यू इन द कॉस 60 डिग्री इन द अबव रिलेशन। सो हमने 0.5 डिग्री लगा दी, तो ये आ गया हमारा आंसर 25 जूल। थस द वर्क इज डन 25 जूल। नाउ द फोर्स एक्ट्स at right angle
मीन्स राइट एंगल पे जो इतना भी फोर्स एक्ट होगा, जो वर्क होगा राइट एंगल पे, वो कैसा होगा? मीन्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नो वर्क इज डन। मीन्स द डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो परपेंडिकुलर होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी उसी के परपेंडिकुलर। ये कोई हमारी परपेंडिकुलर लाइन, हमारी परपेंडिकुलर लाइन एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका जो वर्क होगा, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि जो रेडियस होती है किसी भी जो परपेंडिकुलर पे वर्क करती है, उसका राइट एंगल बनाने पे वो फोर्स तो करती है बट डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती। तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती और फोर्स भी अप्लाई नहीं होता, तो इसी के साथ जो इसकी जो फोर्स मीन्स वर्क डन होगा वो होगा ज़ीरो। नाउ वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो जीरो। मीन्स वर्क जो पूरा होगा सर्कुलर पाथ पे, दैट इज ऑल्सो द जीरो, बिकॉज द सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। मीन्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। Acts along the radius of the circle, which is acts along the radius of the circle, then and it's at the right angle to the motion, thus the work done is zero. Next, now the work done when the force acts opposite to the direction of the motion। जब वर्क डन होता है, जब उसमें जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे? जैसे ए फोर्स एक्ट कर रहा है मीन्स अपने पुश की तरफ, एंड नेक्स्ट से फोर्स है ये अपोजिटली। अब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। सो द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन मीन्स ये जो होगा इसमें जो नेगेटिव होगा, आप देख सकते हैं जैसे फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, देन द एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री का एंगल है, तो उसमें जो वैल्यू होगी इसकी वर्क इक्वल्स टू माइनस जो फोर्स जाएगा वो जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव का इनटू जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें। सो वर्क इक्वल्स टू नेगेटिव फोर्स इनटू मीन्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल। नेक्स्ट नाउ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। मीन्स पॉजिटिव वर्क कब हो सकता है, नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, एंड द जीरो वर्क। सो फर्स्ट इट इज़ रिटन दैट वर्क डन इन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मीन्स वर्क जो होगा वो पॉजिटिव तभी होगा when a force acts in the direction of the motion of the body। जब भी फोर्स एक ही डायरेक्शन मीन्स इन वन डायरेक्शन में मूव करेंगी, मीन्स मोशन लाएंगी किसी भी बॉडी में। जैसे आप फर्स्ट फिगर को देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर में जो फोर्स है इसका फोर्स दोनों ही एक ही डायरेक्शन में इन द वन डायरेक्शन इज एक्टिंग। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव फोर्स मीन्स पॉजिटिव वर्क है ये। Now next, work done in negative when a force acts opposite to the direction of the motion of the body। मीन्स वर्क होगा जब उसका जो फोर्स है वो नेगेटिव में होगा। इसमें आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में इसी का नेगेटिव में, और इसका है फिगर ये नेक्स्ट सेकंड। तो इसमें आप देख सकते हैं जो फोर्स है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और मोशन भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो वर्क होगा दैट इज़ इन द नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हेन द वर्क इज जीरो। जीरो कब हो सकता है? जैसे कि आपने देखा था कि राइट एंगल पे जब भी कोई बॉडी मूव करेगी देन इट इज़ कॉल्ड द वर्क इज ज़ीरो, जो ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी मोशन में आ रही है बट द जो रेडियस है सेंट्रीपेटल फोर्स इसमें जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स बाय द अर्थ। सो इसी के साथ नेक्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon and like and share as much as you can. So thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं हूँ अभिषेक चित्ता। मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है एनर्जी। जैसे आप जानते हैं द हिंदी मीनिंग ऑफ द एनर्जी इज शक्ति और बल कहते हैं हम एनर्जी को हिंदी में, बट इन द फिजिक्स इट इज़ डिफरेंट। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो इक्वल होती है अमाउंट के, मीन्स अमाउंट ऑफ द वर्क। जितना आप वर्क करते हो उतने ही इक्वल एनर्जी होती है। जितना आप वर्क करोगे उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको होगी, दैट इज कॉल्ड ओनली द एनर्जी। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी। एनर्जी का इंट्रोडक्शन फर्स्ट इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एक क्षमता है
क्या है? क्षमता। टू डू वर्क करने के लिए क्षमता है एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेसेड बाय बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना आप काम कर सकते हैं उतनी ही एनर्जी का आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आप किसी जस्ट कंसिडर 50 kg का वेट इफ़ यू विल लिफ्ट इट, सो यू विल नीड ओनली द 50 जूल्स। 50 जूल्स की ही आपको रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 जूल्स, उससे भी मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाए आपको। इट विल नेवर हैपन। सो नाउ एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी बल और क्षमता। देन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी वर्क, जितना ही वर्क आप करते हैं, जितना ही वर्क होता है, एनर्जी उसी के ही इक्वल होती है। द नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट। द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। जो वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है सेम होती है। सो ऐसा यूनिट ऑफ द एनर्जी क्या है? जूल, विच इज डिनोटेड बाय जे। नाउ वेन एवर मीन्स वेन द वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। मीन्स जब भी कोई वर्क होता है सो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप कोई भी मीन्स एनी वर्क इफ़ यू हैव डन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। मीन्स एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी 1 जूल वर्क के लिए, मीन्स 1 जूल वर्क के लिए 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देन द बिगर यूनिट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की बिगर यूनिट क्या है? किलो जूल। देन द यूनिट ऑफ एनर्जी जूल वॉज नेम्ड बाय ब्रिटिश फिजिक्स स्कॉटिस्ट। मीन जो एनर्जी की यूनिट है जूल, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। जूल जो यूनिट दी गई थी वो किससे दी गई थी? अ ब्रिटिश फिजिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जो ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे, मीन्स जिनकी फिजिक्स अच्छी थी, फिजिसिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा दी गई थी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी exists in many forms. The main forms of energy are main forms of energy. First is kinetic energy, second potential energy, third chemical energy, fourth heat energy, fifth light energy, sixth sound energy, seventh electrical energy, eighth nuclear energy. अब हम इस लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कैसे? बॉडी यदि मोशन में है, इफ़ द बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि आप एक रनर को भी देख सकते हैं, जब रनर रन करता है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी स्पीड ज़्यादा मतलब कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो मोशन बहुत तेज़ी से कर रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में लाई जाती है बाय अपोजिंग अ फोर्स, इट लॉस्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट कर देता है। लॉस्ट कर देता है इसका मतलब क्या हो गया? जब भी कोई बॉडी मोशन में रहेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बनी रहेगी। देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। में जितना भी वर्क कंप्लीट होगा उसी के इक्वल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जितनी बार काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे उतना ही वर्क कंप्लीट होगा। देन फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, वो किससे मेज़र की जा सकती है? बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स रेस्ट में आने से पहले जितना भी वर्क वो कंप्लीट कर सकती है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में मेज़र कैसे की होती है? जब जितना ही वो वर्क कर सकती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कम रेस्ट में आने से पहले जितना ही वर्क वो कर सकती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इसमें m किस लिए है? जो m है वो है मास के लिए, किसी बॉडी का मास ऑफ द बॉडी, एंड वेलोसिटी v फॉर
वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड का स्क्वायर, कि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितनी स्पीड से है। एंड मास 60 kg, 10 kg, 1000 kg, 1000 kg, कितना भी। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। ओके, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है बॉडी की। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। देन सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स मीन्स सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर बॉडी का मास डबल है, मास डबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। सो इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल। इफ द मास इज हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गेट्स हाफ। कैसे, कि जो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी, बॉडी के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। यदि मास ज़्यादा है तो मास या वेलोसिटी दोनों में से जितने भी ज़्यादा हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। Then the kinetic energy of a body is depend on the mass and velocity of the body. So the heavy bodies moving with high velocities have more kinetic energy. में जो हैवी बॉडीज होती हैं उनमें जो ज़्यादा वेलोसिटीज़ होती हैं, वेलोसिटी ज़्यादा स्पीड होती है, उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। देन नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन द शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन और उसकी शेप से ही पता पड़ जाती है। कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में, ये ब्रिक है। ब्रिक कहाँ रखी है? हाइट पे, मीन्स ऊपर की तरफ रखी है। तो ऊपर की तरफ रखी है तो इसके जो बीच में इसकी जो हाइट होगी वो, और ये सरफेस से ऊपर रखी है। कहाँ रखी है? सरफेस से ऊपर। तो इसमें जो एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी, अपनी की तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब वो नीचे गिरेगी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए। कैसे? क्योंकि जो एक्सेलरेट करेगी वो ग्रेविटी के द्वारा करेगी। कैसे? क्योंकि ग्रेविटी उसको पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स इट। सो इसका जो दिस एनर्जी पोजेसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एनर्जी क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स को पोजेस करती है। देन the energy of a body due to its position above the ground is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy, that जो एनर्जी मीन्स जो सरफेस से ऊपर रखी जाती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस से किसी भी हाइट पे रखा जा रहा है तो हाइट पे रखने से जो ग्रेविटेशन फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क कर रही है बॉडी, वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकती है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बेंट बो इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द थ्रोइंग ऑफ एरो। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस फिगर में उसने काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को उसने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि जब वो सरफेस से ऊपर है, ये जो वो सरफेस से ऊपर है, सरफेस से ऊपर होने पर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी को इसने स्टोर किया बैंड में, इसी तीर में, बो में पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया। पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके इसने उस एनर्जी को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप नेक्स्ट में देख सकते हैं इसने काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर दिया। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों को सम होता है वो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अ बॉडी में पोजेसेस एनर्जी व्हेन इट इज़ नॉट इन मोशन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मोशन में नहीं होगी और किसी भी हाइट पे रखी जाएगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट में एक्ट कर रही होगी। देन फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स हायर पोजिशन अबव द अर्थ एंड इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी
अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मूविंग द बॉडी टू दैट पोजिशन, उस पोजिशन के लिए बढ़ाने के लिए. सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज m into g into h. m into g into h means m means mass of the body का mass, g acceleration due to gravity and h is for height means जितना भी distance है सरफेस और ग्राउंड मीन्स ग्राउंड की और हाइट पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखी है रूफ पे किसी भी हाइट पे, तो उसके लिए कितनी है. m is for mass, g is for acceleration due to gravity, h is for height. Now thank you, subscribe my channel, like this video and please tell me how is this video. if you have, अगर आपके पास कोई भी confusion हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस. मैं उबेशर चित्ता, मैं आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है पावर. सो पावर क्या होता है? पावर इज द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. मीन्स जितना भी वर्क आप कर सकते हैं, उसके वर्क को करने के लिए जितना भी आपने टाइम की रिक्वायरमेंट थी, टाइम जितना आपने कंज्यूम किया, उससे हम क्या कहेंगे? पावर. जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन में पावर कम होती है किसी वर्क को करने के लिए. द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज लेस इन द ओल्ड मैन. और जैसे आप देख सकते हैं एज अ यंग मैन, जो मैच्योर यंग मैन होता है उसमें किसी वर्क को करने की पावर कैसी होती है? बहुत ही फास्ट है. मीन्स द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड द पावर. जो पावर होती है यंग मैन में वो ज़्यादा होती है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? पावर है. पावर क्या है आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रोडक्शन टू पावर. पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. मीन्स किसी भी कार्य को करने की रेट, मीन्स जो पर यूनिट रेट किसी वर्क को करना, दैट इज कॉल्ड पावर. जैसे आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, जस्ट यू हैव नोटिस्ड कि जब भी कोई जो ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन किसी भी काम को बहुत ही स्लोली कर पाता है. मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर पाता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो द रेट ऑफ डूइंग द वर्क है वो लेस होती है. पावर लेस होती है. वो वर्क को कम समय में, द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, जो रेट होती है काम करने की उसकी कम होती है ओल्ड मैन की. एंड एज इन द मैच्योर मैन, जो मैच्योर मैन होता है, जो यंग मैन होता है, उसमें द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज मोर ज़्यादा होती है. तो उसमें पावर भी ज़्यादा होती है. सो पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर को डिफाइन किया जा सकता है एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ना पावर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला, जैसे देख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. जो वर्क होता है, वर्क डन हुआ किस में? जितना भी आपने टाइम टेक किया, मीन्स टाइम उस वर्क को करने में जितना आपने टाइम कंज्यूम किया. सो P इक्वल्स टू W अपॉन T. P फॉर पावर, W is for work done, T is for time taken. So power is the work done per unit time. पावर क्या है? वर्क डन मीन्स जितना भी काम हो रहा है पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट में, हर एक यूनिट में, टाइम की हर एक यूनिट में जितना भी वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर. एंड पावर क्या है? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मीन्स उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. देन यूनिट ऑफ पावर. पावर की यूनिट क्या है? सो द SI यूनिट ऑफ द पावर इज वाट विच इज डोनेटेड बाय W. जो पावर की SI यूनिट है दैट इज वाट. वाट पावर की SI यूनिट होती है. सो वी कैन से दैट 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एप्लियंस. जो 1 वाट है एप्लियंस की पावर, 1 वाट का मतलब क्या हो गया? उसकी जो पावर, एप्लियंस की पावर विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. जो कैसे वर्क करता है? 1 जूल पर सेकेंड. जूल किसकी ऐसा यूनिट है? जूल है वर्क की यूनिट, वर्क ऐसा यूनिट. और सेकेंड क्या है? टाइम की ऐसा यूनिट. सो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या हो गया? ये जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड हो गया. तो इसके जो, इससे हम वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से जब हम पावर निकालेंगे किसी की भी, तो इसमें 1 वाट हो गया. तो 1 वाट पावर हो गया. तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड. सो नाउ वाट इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर. जो वाट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर है सिंस इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल वर्क. मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी यूज़ होती है वाट. आपने देखा होगा किसी भी, जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क को परचेज करते हैं किसी भी शॉप से, शॉपकीपर जब हम देता है तो हम उससे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये 60 वाट का हो या 70 वाट का हो या 80 वाट का हो. इसका मतलब क्या हो गया? कि वो 1 जूल जो वर्क करेगा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड के
एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड के अकॉर्डिंग वो पावर को कंज्यूम करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उसको कंज्यूम करेगा। देन द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। जो पावर है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की वो हमें बताती है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट बताती है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की जा रही है। सो द यूनिट ऑफ पावर वॉज नेम्ड बाय स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वाट के द्वारा पावर की यूनिट, जो स्कॉटिश इन्वेंटर थे जेम्स वाट के द्वारा पावर की यूनिट दी गई थी। पावर की यूनिट क्या होगी? वाट, जो उन्हीं के नाम से दी गई है। मीन्स ज़्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो उन्हीं के ही नाम से रिलेटेड है जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है। सो आई येट अनदर यूनिट, जो अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड हॉर्स पावर। जो पहले जो मशीन्स थी, जैसे आपने देखा होगा मशीन्स थी पहले, कोई भी ब्रेक ये कार जैसी या ट्रक या रोड रोलर ये कुछ नहीं था। तो जो अनदर यूनिट थी पावर को मेज़र करने की वो थी हॉर्स पावर। हॉर्स की पावर से रिलेटेड, हॉर्स की पावर जितनी है उतनी ही पावर हमने एक मशीन की या डिवाइस की बना दी, विच इज़ इक्वल टू, जो कि इक्वल थी 746 वाट्स, जो 746 वाट्स के इक्वल थी। These days another unit break means another unit जो है that is break power house। वो क्या है? break power house is the unit of power BHP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BHP भी कहते हैं। then commercial unit of energy which is related to the electrical energy consumed at the 1 hour means कॉमर्शियल का मतलब क्या हो गया? विच इज़ रिलेटेड टू द मनी से जो भी रिलेटेड है, यूनिट ऑफ एनर्जी। So the kilowatt hour unit of energy is called kilowatt hour, which is denoted by, जो commercial unit of energy वो क्या है? kilowatt hour। commercial unit of energy means commercial unit energy की commercial unit क्या है? kilowatt hour, जो kWh से डिनोट की जाती है। then the SI unit of the electrical energy ये आपको डिफाइन मीन्स या रिमेंबर रखना पड़ेगा कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? जूल। और कॉमर्शियल और ट्रेड यूनिट क्या है? एनर्जी, किलोवाट आवर। सो 1 kilowatt hour इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लियंस ऑफ 1 watt इज यूज्ड फॉर 1 hour। 1 kilowatt hour क्या है? इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 वाट मीन्स 1 वाट का मीन्स 1 पावर इज यूज फॉर 1 आवर, 1 आवर के लिए यूज़ किया जाएगा। 1 आवर के लिए यूज़ किया जाएगा तो वर्क अपॉन टाइम टेकन, सो 1 जूल पर सेकेंड। सो ना 1 kilowatt hour इज इक्वल टू, जो 1 kilowatt hour है वो किसके इक्वल है? 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 क्या है? 3.6 इंटू 10⁻6। देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंड देन द सेकेंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू थर्ड वन एनर्जी। द एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एक एनर्जी मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, जब भी बॉडी हाइट से रिलीज की जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट पे रखा है, हाइट पे रखने पर जब वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, उसकी हाइट भी अट्रैक्ट करेगी और उसके मास पर भी वो डिपेंड रहेगी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रेजुअली इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कैसे हो जाएगी? क्योंकि जब वो ऊपर रखा था किसी भी हाइट पे ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा और किसी हाइट पे रखा होगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन। बट काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, किसमें? जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी
तब कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। सो किस में पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मीन्स जब भी कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो की जाएगी, देन द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स जैसे कि मोशन में जाएगी, मोशन में जाने पर एक पॉइंट पे, अपने एक पीक पे जाके, पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होगी। कितने भी टाइम के लिए स्टॉप हो, वो स्टॉप होगी। स्टॉप होने के बाद वो फिर से नीचे आएगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, एट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज stored in the kinetic एनर्जी। जिसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में, जो रिजर्वर है, रिजर्वर पे वाटर क्या है, स्टोर है, वाटर स्टोर है। और इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, जब इसमें से जब पाइपलाइन में से ये जब वाटर जाएगा तो ये किस में जाएगा, मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी के आने के बाद ये जो साफ्ट है, ये टर्बिन, ये किस में आ जाए, ये मोशन में, ये काइनेटिक एनर्जी के मीन्स काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मोशन में आ जाता है। मोशन में आने पर ये जनरेटर में जाके, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ जाती है। इससे इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, मीन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ थर्मल पावर हाउस। थर्मल पावर हाउस पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देन एट अ थर्मल पावर हाउस पे जो केमिकल एनर्जी होती है ऑफ अ कोल की केमिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देन काइनेटिक एनर्जी से किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख सकते हैं केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ने किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये था इलेक्ट्रिक मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एट अ थर्मल पावर हाउस। देन यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स का यूज, जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। मैनी एप्लियंसेस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे एप्लियंसेस हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म को सेकेंड फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, देन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। देन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लेकर, जब भी हम बल्ब कब ग्लो करता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, क्या, हीट। और हीट प्रोड्यूस होने पर वो जब लाइट ग्लो करने लगता है, तो ग्लो करने से हमें कौन सी एनर्जी कौन सी एनर्जी मीन्स विच वन एनर्जी वी कंज्यूम, लाइट एनर्जी मिलती है। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने पर इसके जो बीच में, इसके प्रोसेस में हीट एनर्जी, जो बीच में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जो वेस्ट जाती है। देन सेल और बैटरी सेल और बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल और बैटरी क्या होती है, केमिकल एनर्जी, जो इसके अंदर केमिकल पाउडर होता है, ब्लैक कलर का कार्बन जो होता है ग्रेफाइट, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन सोलर वाटर हीटर।
वाटर हीटर से आपको पता पड़ा हीटर मीन्स हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इन द लास्ट। सो सोलर वाटर हीटर, जो सोलर वाटर हीटर है वो क्या कहता है, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी सोलर मीन्स सन से जितनी भी उसको रेज मिल रही हैं, रेस मिलने के बाद वो क्या करेगा, हीट होगा तो लाइट एनर्जी किसकी, सन की लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना कौन करता है, सोलर वाटर हीटर। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करना मीन्स कांस्टेंट रखने का लॉ। देन whenever energy changes from one form to another the total amount of energy remains constant। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, इक्वल। नादर एनर्जी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, दैट इज एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही कभी मिटाई जा सकती है। सो ऑल दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड मीन्स, हालांकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो सकती है ड्यूरिंग कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफॉर्म होने में, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम मीन्स जो सिस्टम की जो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का वो सेम रहता है, कांस्टेंट। देन कंजर्वेशन ऑफ अ बॉल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉल। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट रखने के लिए बॉल को ड्यूरिंग अ फ्री फॉल में। इफ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जब भी हम किसी बॉल को हाइट से थ्रो करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी क्योंकि वो मोशन में आ जाएगी बॉडी। देन बट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो वो रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल्स। फॉल होने पर हर एक पॉइंट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं इसी फिगर में, पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल क्या था 20 जूल में, टोटल एनर्जी क्या थी कांस्टेंट रहने के लिए 20 जूल हो गए। देन नीचे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो पोटेंशियल, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो 15 + 5 क्या हो गया 20, फिर से कांस्टेंट हो गया। देन 10 + 10 फिर से कांस्टेंट हो गया 20, 5 + 15 फिर से कांस्टेंट हो गया। देन 0 20 फिर से कांस्टेंट 20। क्या हुआ, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, दोनों का सम सेम रहता है इन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो subscribe my channel, like this video and comment. If you have any doubts so you can ask me on the comment.